हे भगवान, जल्दी से इसे रोक दो। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। अगर बाई रुओ क्यूई इतनी शक्तिशाली है तो क्या उसकी तीसरी बहन पर कोई बड़ी विपत्ति नहीं आएगी? बाई रुओ ली के पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, बाई रुओ ली जल्द ही हार जाएगी। ओह, कितने अफसोस की बात है। हर किसी ने एक लंबी आह भरी। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक लावण्या राठौर लगातार बाई रुओ क्यूई के हमलों को बिना कोई जवाबी हमला किए बस टाल रही थी। उस शक्तिशाली गति के तहत बाई रुओ क्यूई के हाथों ने बर्फ के विभिन्न टुकड़े बनाए। चकाचौंध करने वाले सूरज के नीचे चमकते हुए वे बहुत तेज और जानलेवा लग रहे थे। एक के बाद एक चाल, पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक प्रहार किए गए। तारांकन तारांकन फ्रॉस्ट थॉर्न्स तारांकन तारांकन के इस निरंतर हमले के तहत ऐसा लग रहा था मानो लावण्या राठौर का छोटा शरीर किसी भी समय छलनी हो जाएगा। हर बार जब वह चकमा देती तो ऐसा लगता था कि वह मुश्किल से एक तरफ हटने के लिए अपने अच्छे भाग्य पर निर्भर थी। केवल तभी वह हर गुजरती हुई खरोंच के साथ जीवित रहने में सक्षम हो पाती थी। ये किसी थ्रिलर फिल्म को देखने जैसा था। ये कई बार हुआ, हालांकि उन सभी रोमांचों के बावजूद उसे कभी चोट नहीं लगी। यहाँ तक कि उसकी नई पोशाक भी बेदाग रही। तारांकन अद्भुत फुटवर्क का रहस्य तारांकन। काफ़ी देर बाद कुछ लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तीसरी युवा मिस बाई की तकनीक मेल खाती हुई नहीं लग रही है। ये गति पर आधारित कोई कौशल होना चाहिए। उसके कदमों को बहुत चौड़ा न देखकर यह एक तारांकन फुटवर्क तारांकन होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बाई लियू फैंग की बेटी है, जो ऐसी चीज़ें सीखने में सक्षम है। गति से संबंधित तकनीकें बहुत दुर्लभ होती हैं। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वे दोनों एक दूसरे पर हावी होने में असमर्थ हैं। क्या इसे टाई माना जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आप बाई रुओ ली को ध्यान से देखें तो वह केवल छिपना जानती है। इसके अलावा हर बार जब वह चलती है तो वे फ्रॉस्ट थॉर्न्स उसे छूने से बस बाल भर की दूरी पर होते हैं। इसलिए देर सबेर उसे चोट लग ही जाएगी। ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि अगर बाई रुओ ली जीत गई तो केवल बाई रुओ क्यूई को पता होगा कि यह उसके लिए खुद कितना शर्मनाक होगा, क्योंकि उसका हमला चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो और उसने पीछे हटने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए थे, लेकिन वह फिर भी लावण्या राठौर को मारने में विफल रही। हर बार वह आसानी से दूर जाने में सक्षम थी। दूसरे भले ही उसे छिपते हुए देख सकते हैं, लेकिन केवल बाई रुओ क्यूई को पता था कि उसका फुटवर्क कितना अद्भुत था। ये कहने के बजाय कि लावण्या राठौर चकमा देने में असमर्थ थी, ये कहना अधिक उचित होगा कि वह हिलने के लिए बहुत आलसी थी। कुछ कामचलाऊ चालें चलना ही उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। तारांकन बाई रुओ क्यूई की हताशा और चालाकी तारांकन। जितना अधिक उसने ऐसा किया, बाई रुओ क्यूई का दिल उतना ही ठंडा निराश हो गया। इस तरह उसकी गहरी क्यूई देर सबेर खत्म हो जाएगी। जब उसके पास ऊर्जा के लिए और कुछ नहीं बचेगा तो लावण्या राठौर आसानी से जीत हासिल कर सकेगी। बाई रुओ क्यूई ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, बाई रुओ ली, क्या तुम केवल छिप सकती हो? बाई लियू फैंग की बेटी के रूप में क्या तुम केवल चूहे की तरह छिपना जानती हो? क्या तुम मेरे साथ निष्पक्ष रूप से प्रहारों का आदान प्रदान नहीं कर सकती? लावण्या राठौर ने हंसते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है? मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आपके फ्रॉस्ट थॉर्न्स कैसे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बाई रुओ क्यूई ने अचानक अपने हाथों की गति तेज कर दी। एक जबरदस्त हमले में उसने अचानक उस पर प्रहार किया। तारांकन भाड़ में जाओ। तारांकन। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो शरीर की गहरी क्यूई प्रभावित होती है और शरीर की गति को प्रभावित करती है। बाई रुओ क्यूई ने जानबूझकर लावण्या राठौर को बात करने के लिए लुभाया। फिर इस ठहराव का फायदा उठाते हुए वह अचानक उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ी। हे भगवान! बाई रुओ क्यूई ने एक औचक हमला शुरू कर दिया। सावधान रहना। इस अंतिम चाल में बाई रुओ क्यूई की पूरी ऊर्जा के साथ फ्रॉस्ट थॉर्न्स की गति दोगुनी हो गई। तेज धूप के नीचे ये बिजली के झटके की तरह उड़ते हुए कान फाड़ देने वाली आवाज़ें निकालने लगा। कई लोग ये देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, कुछ ने तो अपनी आंखें भी कसकर बंद कर लीं। हालांकि लावण्या राठौर की आकृति लगातार चमक रही थी। हालांकि तारांकन फ्रॉस्ट थॉर्न्स तारांकन की गति बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब आता वे बिना उसे छुए ही उसके पास से गुजर जाते। लावण्या राठौर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने अभी तक हमला करना भी शुरू नहीं किया था, इसलिए नहीं कि वह बाई रुओ क्यूई को हरा नहीं सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह केवल बाई रुओ क्यूई के फ्रॉस्ट थॉर्न्स को देख रही थी। ये रहस्यमय कौशल सच में कुछ खास था। ये कौशल उसके पिता द्वारा बनाया गया था और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के रहस्यमय नियम समाहित थे, इसलिए इसने लावण्या राठौर का ध्यान आकर्षित किया था। जिज्ञासा के कारण उसने बाई रुओ क्यूई को इस कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित करने दिया था और वह ये देखना चाहती थी कि 36 प्रसिद्ध रूप वास्तव में क्या थे।
अब वह मूल रूप से इस रहस्यमय कौशल के पीछे के सभी गहरे रहस्यों को समझ चुकी थी। तारांकन लावण्या का जवाबी हमला। तारांकन, तुम खेलना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार खेलने दूंगी। लावण्या राठौर की सांसों में जरा भी थकान या फूलने का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हमलों की इस बौछार का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। द्वंद्व शुरू होने के बाद से यह उसका आक्रामक रूप में उठाया गया पहला कदम था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने अपनी आस्तीन धीरे से लहराए और एक अदृश्य शक्ति आगे बढ़ी और हवा में शान से उड़ रहे सभी फ्रॉस्ट थॉर्न्स बाई रुओ क्यूई के नियंत्रण से मुक्त हो गए। एक ही झटके में फ्रॉस्ट थॉर्न्स अचानक मुड़ गए और वे सभी बाई रुओ क्यूई की ओर इशारा करते हुए हवा में मंडराने लगे। लावण्या राठौर ने एक बार फिर अपनी आस्तीन लहराए और फ्रॉस्ट थॉर्न्स ने वही रूप ले लिया जो बाई रुओ क्यूई ने पहले प्रदर्शित किया था। बस फर्क इतना था कि अब वे उसकी बाई रुओ क्यूई की ओर निर्देशित थे। फ्रॉस्ट थॉर्न्स पहले से कई गुना अधिक तेज और भयानक गति से बाई रुओ क्यूई के चेहरे की ओर तेजी से बढ़े। ये फ्रॉस्ट थॉर्न्स इतने तेज थे कि बाई रुओ क्यूई समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। कुछ ही सेकंड पहले उसके चेहरे पर अभी भी एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उस पर हमलों की झड़ी लग चुकी थी। तारांकन, एक भयानक हार और खौफनाक सन्नाटा। तारांकन, आह! उस तीखी चीख के बाद बाई रुओ क्यूई की दयनीय आकृति को द्वंद्व मंच से बाहर हवा में उड़ते हुए देखा गया। लड़ाई के प्रवाह में अचानक आया ये बदलाव बस बहुत तेज था। तारांकन, गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स। तारांकन ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि लावण्या राठौर गंभीर संकट में है और वे किसी भी समय उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ने को तैयार थे। किसने सोचा होगा कि अंत में जिसे बचाने की आवश्यकता होगी वह बाई रुओ क्यूई होगी। उनकी प्रतिक्रिया आधी धड़कन धीमी थी और हालांकि वे आगे दौड़े थे, फिर भी वे एक कदम लेट थे। बाई रुओ क्यूई का शरीर एक पेड़ पर जा गिरा और सीधे उससे टकराया और उसका पूरा शरीर तने से नीचे खिसक गया। उसका लाल खून शाखाओं से होकर जमीन पर टपकने लगा और अपने पीछे खून के निशान छोड़ गया। पूरी दावत कुछ पलों के लिए भयानक रूप से शांत थी, जब तक कि सम्राट अचानक होश में नहीं आए और उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। जल्दी करो, शाही डॉक्टर कहाँ हैं? शाही डॉक्टर, जल्दी से बाई परिवार की दूसरी युवा मिस को देखो। वहां मौजूद कुछ शाही डॉक्टर जल्दी से बाई रुओ क्यूई की जांच करने के लिए आगे दौड़े। बाकी दर्शकों ने तभी प्रतिक्रिया दी और चारों ओर आश्चर्य से भरी आहें और खतरे की चीखें गूंजने लगीं। तारांकन, दर्शकों का अविश्वास और उलझन। तारांकन, हे भगवान, बाई रुओ क्यूई को क्या हुआ? क्या वह मर गई? अंत में हुआ क्या? मैंने साफ तौर पर देखा था कि बाई रुओ क्यूई अपनी जानलेवा चाल चल रही थी और बाई रुओ ली हताशा में भाग रही थी। बाई रुओ ली बिल्कुल भी उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं लग रही थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि जिसे बाहर फेंका गया वह बाई रुओ क्यूई थी? बाई रुओ ली ने जरूर जवाबी हमला किया होगा, है ना? बकवास, लेकिन क्या तुमने उसे देखा? मैं तो कुछ भी नहीं देख सका। मैं भी। दबी हुई फुसफुसाहटें और जिज्ञासु नज़रें एक दूसरे से मिलने लगी क्योंकि वहां मौजूद हर कोई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि लावण्या राठौर ने अचानक से तारांकन चीप प्रोफाउंड रेल्म तारांकन के 9वें स्तर की अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां मौजूद लगभग हर किसी के मन में बाई रुओ क्यूई जैसा ही विचार था। उन सभी को लगा था कि उसमें युद्ध के अनुभव की कमी है और उसकी हार की संभावना चौंका देने वाली 99% थी। जब दर्शकों ने बाई रुओ क्यूई का तेजतर्रार और दिखावटी हमला देखा, तो उन सभी ने यही माना था कि लावण्या राठौर, जो अब तक केवल हमले टाल रही थी, हार के कगार पर थी। हालांकि कड़वी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। बाई रुओ क्यूई न केवल एक ही झटके में हार गई थी, बल्कि देखने से लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। यहाँ तक कि तारांकन गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स तारांकन भी उसे समय रहते नहीं बचा सके। जिनकी साधना का स्तर उन दोनों से कम था, वे बस यह नहीं देख पाए कि लावण्या राठौर ने कैसे हमला किया था। उन्होंने बस एक धुंधलापन देखा और उसके बाद एक तीखी चीख सुनी। बेशक शाही ट्यूटर जैसे उच्च साधना स्तर वाले लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था। बस बात इतनी थी कि जिन्होंने देखा कि क्या हुआ, वे न देखने वालों की तुलना में कहीं अधिक बड़े सदमे में थे। तारांकन, उसी का हथियार, उसी पर वार। तारांकन, लावण्या राठौर का जवाबी हमला बिल्कुल बाई रुओ क्यूई जैसा ही था। तारांकन फ्रॉस्ट थॉर्न्स तारांकन न केवल कौशल समान था, बल्कि यह बाई रुओ क्यूई द्वारा प्रदर्शित किए गए कौशल से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। इस लड़की ने ये कहाँ से सीखा? इसके अलावा उसके समझने का स्तर अधिक गहरा था और प्रदर्शित कौशल कई गुना अधिक था। सम्राट ने शाही डॉक्टरों से आग्रह किया, वह कैसी है? बाई परिवार की दूसरी युवा मिस कैसी है? उनमें से सबसे वरिष्ठ ने उत्तर दिया, महामहिम, युवा मिस को हजारों फ्रॉस्ट थॉर्न्स से छेदा गया है।
हालांकि उसका हर घाव एक पिन के आकार का है, लेकिन घावों की संख्या अनगिनत होने के कारण उसे भारी रक्तस्राव हो रहा है। सौभाग्य से वे सभी केवल सतही घाव हैं, क्योंकि वे सभी त्वचा की सतह पर हैं। चूंकि मिस बाय एक मार्शल अभ्यासी हैं, उनकी जन्मजात काया मजबूत है, इसलिए जब तक कुछ रक्तपूर्ति की गोलियों द्वारा उनके रक्त के स्तर को संतुलित किया जाता है, तब तक उनका इलाज किया जा सकता है। उसे बस पर्याप्त आराम की आवश्यकता है और वह 3 महीने तक लड़ नहीं सकती है। निदान सुनने के बाद आखिरकार उसकी चोटें उतनी गंभीर नहीं थीं। सम्राट ने राहत की सांस ली। तारांकन बाय रुओ क्यूई की दुर्दशा और खौफ। तारांकन शाही डॉक्टरों ने उसके घावों की देखभाल की और रक्तस्राव को रोकने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया और कई तरह की गोलियां खिलाने के बाद ही बाय रुओ क्यूई को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह एक पल के लिए सुन्न रही, कुछ भी याद करने में असमर्थ। शीघ्र ही उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ और दोनों हाथों ने तुरंत उसके चेहरे को सावधानी से छुआ। वह जोर से चीख पड़ी, मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को क्या हुआ? यहाँ इतना खून क्यों है? उसकी उंगलियों के नीचे ये वह चिकनी त्वचा नहीं थी जिसे वह आमतौर पर छूती थी। ये खुरदरी और असमान थी और गीले चिपचिपे खून से ढकी हुई थी। जब उसने देखा कि उसके दोनों हाथ खून से सने हैं, तो तीव्र दर्द के साथ साथ घबराहट और शर्म ने एक और तीखी चीख को जन्म दिया और वह लगभग फिर से बेहोश हो गई। लावण्या राठौर टहलते हुए पास आए और धीमी आवाज में पूछा, दूसरी बहन, क्या आप ठीक हैं? तुम बाय रुओ क्यूई कांपने लगी जब उसने सामने के खूबसूरत चेहरे को घूरा। उसका दिल डर और नफरत से भरा हुआ था। उसे अपने पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग लगी हो और दर्द के कारण उसका शरीर कांप रहा था। तारांकन एक भयानक एहसास। तारांकन उसका सीना गुस्से से घुट रहा था। वह अपने सामने खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की पर भड़कना चाहती थी जैसे वह आमतौर पर अतीत में करती थी। हालांकि इस मैच के बाद उसे उसके प्रति एक बेकाबू डर महसूस हुआ और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसने एक आवाज़ निकालने की भी हिम्मत नहीं की। इस मैच ने निर्विवाद रूप से साबित कर दिया था कि लावण्या राठौर कोई ऐसी नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वह निश्चित रूप से कोई ऐसी नहीं थी जिसे बाय रुओ क्यूई धमका सके। अपने हाथ के एक झटके से वह उसे आसानी से कुचल सकती थी। लावण्या राठौर की ठंडी आवाज़ मानो दूर से गूंज उठी, दूसरी बहन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपके फ्रॉस्ट थॉर्न्स को अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। आपको अभी भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। क्या आपने अभी मेरा प्रदर्शन देखा? जब उसने वे शब्द सुने तो बाय रुओ क्यूई ने लगभग खून की उल्टी कर दी। पीछे मुड़कर सोचे तो उसने जिन हमलों का सामना किया था वे बिल्कुल समान थे। वे वही फ्रॉस्ट थॉर्न्स थे जिन पर उसे इतना गर्व था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस कमबख्त लड़की को भी वह चाल पता थी, और वह भी उससे कहीं बेहतर। वह खुद पहले से ही चौथी श्रेणी की प्रतिभा वाली एक जीनियस थी और बर्फ के साथ उसकी आत्मीयता बहुत अधिक थी। तारांकन फ्रॉस्ट थॉर्न्स। तारांकन की ताकत को इस हद तक प्रदर्शित करना कुछ ऐसा था जिस पर उसे बहुत गर्व था। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना अभूतपूर्व था। कौन जानता था कि लावण्या राठौर ने फ्रॉस्ट थॉर्न्स का और भी उच्च स्तर प्रदर्शित किया, और इससे पता चला कि इस पहलू में उसकी समझ और आत्मीयता बहुत उच्च स्तर की थी। यह क्या था? क्या वह केवल उसका विरोध करने के लिए ही पैदा हुई थी? अगर बाय रुओ क्यूई को पता होता कि लावण्या राठौर का न केवल बर्फ के साथ संबंध है, बल्कि यह वास्तव में उच्चतम स्तर पर था, तो वह तुरंत बेहोश हो जाती, है ना? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह लावण्या राठौर की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उसके पास हर एक विशेषता के लिए उच्चतम स्तर की आत्मीयता थी। तारांकन एक अप्रत्याशित नकल। तारांकन वास्तव में लावण्या राठौर ने पहले कभी फ्रॉस्ट थॉर्न्स नहीं सीखा था। ब्लैक ग्रेड स्तर की गहरी तकनीक उसके मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसे इस स्तर के कौशल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने इसे केवल उसी पल सीखा था जब उसने बाय रुओ क्यूई का अहंकारी प्रदर्शन देखा था और उसने इस कौशल के पीछे की जटिलताओं को समझ लिया था। उसने बस इसकी नकल की थी और उस पर उसका एहसान वापस कर दिया था, लेकिन वह इसे कई गुना बढ़ाकर वापस करने में बहुत उदार थी। सौभाग्य से बाय रुओ क्यूई को सच्चाई नहीं पता थी, अन्यथा उसमें शायद आगे जीने की हिम्मत ही नहीं बचती। इस क्षण सम्राट ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज का मैच सच में आंखें खोल देने वाला था। उन्होंने एक मिलनसार मुस्कान के साथ घोषणा की, इस मैच की विजेता बाई परिवार की तीसरी युवा मिस बाई रुओ ली है। जेन को नहीं पता था कि मिस बाई के पास इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा है। मिस बाई सच में बाई लियू फैंग की बेटी है। जेन बहुत प्रभावित है। शाही ट्यूटर भी जोर से हंसे और उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, यह विषय महामहिम को हमारे दक्षिण कौशल राज्य के लिए एक और प्रतिभा प्राप्त करने पर बधाई देना चाहेगा। अपनी आंखों के सामने ऐसी प्रतिभा को जन्म लेते देखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मिस बाई निश्चित रूप से जीनियसों के बीच एक जीनियस हैं। बाई लियू फैंग के अलावा कोई भी ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचा है। यह मेरा सौभाग्य है। बस उत्कृष्ट।
अगर कुछ ही क्षण पहले भीड़ ने उन्हें बाई रुओ ली को बदनाम करते और बाई रुओ क्यूई के पक्ष में खड़े नहीं देखा होता तो वे सच में सोचते कि वह बाई रुओ ली पर बहुत प्यार लुटाते हैं। तारांकन शाही महारानी का पछतावा। तारांकन शाही महारानी के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। कुछ ही क्षण पहले वह बाई रुओ ली को शर्मिंदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी ताकि वह उसे अपने बेटे से शादी करने से रोक सकें। परिणामस्वरूप उन्होंने जानबूझकर प्रतिभा शो और इस मैच को बाई रुओ ली को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार किया था। हालांकि बाई रुओ ली ने उन सभी चरणों को आसानी से पार कर लिया था जो उसने उसके लिए निर्धारित किए थे। इस बिंदु पर शाही महारानी ने अपने शुरुआती लक्ष्य के बारे में सोचा और पाया कि यह बस हास्यास्पद था। इस बाई रुओ ली की प्रतिभा बाई रुओ क्यूई से कहीं आगे थी। साथ ही उसके स्वभाव और तौर तरीकों को देखकर उन्हें दुख की एक लहर महसूस हुई कि उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। वह पूरी तरह से अंधी हो गई थी और मूर्खतापूर्ण काम किया था। उन्होंने बाई रुओ ली को बदनाम करने की साजिश तक रची और इसके बजाय बाई रुओ क्यूई को युवराज की पत्नी बनने के लिए जोर दिया था। यदि उन्होंने होशियार बनने की कोशिश नहीं की होती और सम्राट के मूल इरादों का पालन किया होता तो क्या उन्हें अपनी बहू के रूप में छठी श्रेणी की प्रतिभा नहीं मिल जाती। इस बात पर विचार करते हुए महारानी को सच में अपनी मूर्खता के लिए खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया और उनकी धुंधली आंखें फिर से साफ हो गईं। उन्होंने वापस युवराज की ओर देखा और पाया कि उनके चेहरे पर भी आशंका का भाव था क्योंकि वह बार बार बाई रुओ क्यूई और लावण्या राठौर के बीच देख रहे थे। शाही महारानी ने अपना फैसला कर लिया था। ओह, ली बच्ची की प्रतिभा शानदार है। अगर मास्टर बाई को ये पता होता तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। यह महारानी भी यह जानकर बहुत खुश है कि मेरे जुन एयर के पक्ष में इतनी बड़ी प्रतिभा है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि तुम उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ होगी। ये खुशी की बात है कि हमारे दक्षिण कौशल राज्य को इतनी उत्कृष्ट युवराज की पत्नी मिली है। यह एक बड़े जश्न का मौका है। जब शाही महारानी ने यह कहा तो हर कोई दंग रह गया। क्या शानदार अंतिम चाल थी। हर कोई उनके शब्दों के पीछे का छिपा हुआ अर्थ समझ गया। महारानी ने बाई रुओ क्यूई को छोड़ दिया था और बाई रुओ ली को युवराज की पत्नी के रूप में चुन लिया था। तारांकन दर्शकों की फुसफुसाहट और बाई रुओ क्यूई का खौफ। तारांकन, हे भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि युवराज की पत्नी की उम्मीदवार बदली जाने वाली है? क्या ये सामान्य नहीं है? बाई रुओ ली हमेशा से शीर्ष उम्मीदवार रही है, लेकिन एक कचरे के रूप में उसकी स्थिति के कारण यह मौका बाई रुओ क्यूई के हाथ लग गया था। अब जब उसने अपनी ताकत साबित कर दी है तो क्या ये सामान्य नहीं है कि महारानी सबसे मजबूत पक्ष की ओर मुड़ जाएंगी? लेकिन अगर ऐसा है तो ये बाई रुओ क्यूई सच में काफ़ी दयनीय है। इसमें क्या, दुनिया की रीत ही यही है, ताकतवर की ही जीत होगी। और अगर तुम पीछे मुड़कर सोचो तो उसे दयनीय कैसे माना जा सकता है जब उसने ही सबसे पहले अपनी चचेरी बहन के मंगेतर को छीना था। भीड़ की दबी हुई फुसफुसाहटें बाई रुओ क्यूई के कानों तक पहुंची और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ताज़ा घावों के साथ उसका सफ़ेद पड़ा चेहरा देखने में बहुत डरावना लग रहा था। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। युवराज की पत्नी का वह बेशकीमती खिताब जिसे उसने अभी अभी बड़ी मुश्किल से हासिल किया था उसके हाथों से उड़ने वाला था। इसे बाई रुओ ली द्वारा छीना जाने वाला था। वह खिताब उसका था, बाई रुओ क्यूई का। तारांकन सम्राट की दुविधा और महारानी का कूटनीतिक तर्क। तारांकन, सम्राट ने त्योरियां चढ़ाईं और नाखुशी से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरी महारानी? हालांकि क्यूई एयर यह मैच हार गई है, लेकिन इस सीट ने पहले ही अपना वचन दे दिया है। यदि मैं महज एक मैच के कारण अपने वचन से पीछे हट जाऊं तो मैं लोगों का विश्वास कैसे जीत पाऊंगा? महारानी ने पहले ही जवाबी उपायों के बारे में सोच लिया था और शांति से समझाया, महामहिम, इसे अपने वचन से पीछे हटना नहीं माना जाएगा। क्या आपका मूल वादा बाई परिवार की सबसे प्रतिभाशाली बेटी का विवाह हमारे शाही परिवार के सबसे प्रतिभाशाली बेटे से कराने का नहीं था? हालांकि आपने फरमान दे दिया है, लेकिन मास्टर बाई के साथ किया गया वादा आपके फरमान से पहले का था। हर चीज़ का एक क्रमिक क्रम होता है जिस पर हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। इसलिए मास्टर बाई के साथ हुए समझौते के अनुसार जो पहले हुआ था, उनके कीमती मोती ली एयर को मो जुन से शादी करने देना आपके वादे के बिल्कुल अनुरूप है। जब उनके शब्द सम्राट के कानों में पड़े तो वे गहरे विचार में डूब गए। वास्तव में, चाहे वह ताकत की बात हो या सम्राट की निजी भावनाओं की, वे दोनों बाई रुओ ली की ओर झुके हुए थे। अगर ऐसा न होता कि वे अभी कुछ देर पहले बहुत चिंतित थे और उन्होंने औपचारिक रूप से बाई रुओ क्यूई को शाही फरमान दे दिया था तो वे अब इतनी दुविधा में न होते। वह अचानक से अपना मन बदलकर अपनी इज्जत नहीं खो सकते थे ना? क्या दुविधा थी? तारांकन, युवराज की महाकाव्य बेशर्मी। तारांकन, महारानी ने युवराज की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। जब उसने उनकी नज़र देखी तो वह तुरंत बोल पड़ा, शाही पिता, मैं छोटी बहन ली एयर से विवाह करने का इच्छुक हूँ। जब मास्टर बाई गए थे तो मैं ली एयर की चीख से देखभाल नहीं कर पाया।
यह अपने आप में उनके जाने से पहले की गई उनकी इच्छाओं के विरुद्ध है। यदि मैं इस बार खुद को नहीं सुधार पाता तो मुझे नहीं पता कि जब वे लौटेंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा। जब उसने उसका अविश्वसनीय रूप से बेशर्म भाषण सुना तो लावण्या राठौर खुद को अपना मुंह सिकोड़ने से नहीं रोक पाए और उसे वहीं पर लगभग उल्टी ही आ गई। बेशर्मी क्या होती है, ये तो महाकाव्य था। क्या अभी कुछ क्षण पहले की बात नहीं थी कि युवराज ने समझौते को तोड़ दिया था और इसके बजाय बाई रुओक्यूई से शादी करना चाहता था। जब ऐसा हुआ तो उससे वादे से मुकरने और उसके पिता के प्रति खेद होने का जरा भी अफसोस नहीं था। अब जब वह इतनी धार्मिकता के साथ बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वापस बाई रुओक्यूई से शादी की तो वह गली का चूहा बन जाएगा जिससे हर कोई नफरत करेगा। क्या ये बदलाव कुछ ज्यादा ही तेज नहीं था? इसके अलावा उसे बुलाने का तरीका भी तारांकन कमभक्त लड़की, तारांकन से सीधे तारांकन छोटी बहन ली एक तारांकन में बदल गया था। हे भगवान, क्या वे शुरुआत से ही इतने करीब थे? उसने उसे यहाँ बुलाने के लिए इतने परिचित स्वर का उपयोग क्यों किया? बस ये सोचकर ही बहुत घिनौना लग रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार भी मो चेंगयंग ने उसे कभी ऐसे घिनौने नाम से नहीं बुलाया था। क्या ली मोजुन बस अपनी जीभ कटवाने के लिए खुजली कर रहा था? जब बाई रुओक्यूई ने युवराज के शब्द सुने तो उसने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। महामहिम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाई रुओक्यूई शोक मना रही थी। न केवल वह बाई रुओली के हाथों हार गई थी बल्कि उसका सुंदर चेहरा भी अब क्षत विक्षत हो गया था। उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी और यहाँ तक कि युवराज भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। शाही महारानी को डर था कि वह कुछ और कहेगी और युवराज की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बीच में टोक दिया। ओह क्यूई, तुम्हारी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी है। यह महारानी और युवराज भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जैसा कि तय है, महामहिम का मास्टर बाई के साथ पहले से ही एक समझौता था। अगर महामहिम अपने शब्दों से मुकर जाते हैं तो दुनिया क्या कहेगी? तुम्हारे द्वारा ली एर को धमकाने का भी मामला है। फिर भी उसने इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखा है। अगर तुम फिर से उसके मंगेतर को छीनोगी तो यह अच्छा नहीं होगा। तारांकन बाई रुओक्यूई का पतन और सदमा तारांकन। बाई रुओक्यूई की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अविश्वास के साथ महारानी को घूरा। मैच से पहले महारानी स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में थी। उन्होंने उसके लिए तारांकन पीच ब्लॉसम ऑर्चर्ड तारांकन की घटनाओं को भी छिपाया था। वह स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में थी और उन्होंने युवराज से उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश भी की थी। फिर भी अब सब कुछ बिल्कुल विपरीत था और वह बाई रुओली की ओर से अपनी राय व्यक्त कर रही थी। सिर्फ एक अगरबत्ती जलने जितने समय में सब कुछ बदल गया। ठीक पहले वह अभी भी स्वर्ग की एक गर्वित बेटी थी। यहाँ तक कि शाही ट्यूटर और अन्य लोगों ने भी उसे अतिरिक्त ध्यान और सम्मान दिया था। वहाँ मौजूद अन्य सभी महिलाएं भी उससे ईर्ष्या कर रही थीं। भले ही उसने उन्हें शर्मिंदा या अपमानित किया हो, किसी ने भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। वह सभी लोगों के सावधानीपूर्वक ध्यान, चापलूसी और सम्मानित नज़रों का आनंद ले रही थी और इससे पहले कि वह इन सब का स्वाद ले पाती, उसे तुरंत बाई रुओली द्वारा नीचे खींच लिया गया। पलक झपकते ही उसने जो सम्मान, रुतबा और प्रतिष्ठा हासिल की थी वह उस कमभक्त लड़की ने छीन ली जिसे वह सबसे ज्यादा नीचा समझती थी। बाई रुओक्यूई इतनी पागल गुस्से में हो गई कि उसकी आंखें पलट गईं और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। तारांकन महारानी का स्वार्थ और एक नई साजिश तारांकन। बेचारी लड़की की प्रतिक्रिया से महारानी का दिल सदमे से उछल पड़ा और उन्हें उसके लिए सहानुभूति की एक लहर महसूस हुई। हालांकि उन्होंने आगे सोचा और जानती थीं कि अगर उन्होंने इस बार अपना दिल नर्म किया और बाई रुओक्यूई को युवराज की पत्नी बनने दिया तो इसका मतलब होगा कि बाई रुओली किसी और से शादी करेगी। हम यहाँ छठी श्रेणी की प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे दक्षिण कौशल में सैकड़ों वर्षों से इस स्तर की कोई प्रतिभा नहीं थी। उसकी प्रतिभा युवराज से भी अधिक थी। दशकों पहले हुए उस मौखिक समझौते पर भरोसा करते हुए उसे इस तयशुदा शादी में फंसाने का ये छोटा सा मौका खोजना आसान नहीं था। यह आखिरी मौका था जिसे उन्हें कसकर पकड़ना था। वह अपने बेटे को यह फायदा नहीं खोने दे सकती थी। इस विचार के उनके दिमाग में आने के बाद महारानी का दिल एक बार फिर कठोर हो गया और उन्होंने आदेश दिया, बाई परिवार की दूसरी मिस को आराम करने के लिए ले जाओ और उसके घावों का ठीक से इलाज करो। तारांकन चापलूसी का नया दौर तारांकन। जिसके बाद वह शान से घूमी और एक मिलनसार मुस्कान के साथ बाई रुओली का सामना किया। ली मेरी बच्ची, मैंने देखा है कि तुम बिल्कुल भी साधारण नहीं हो। तुम न केवल सभी पहलुओं में प्रतिभाशाली हो बल्कि जो और भी दुर्लभ है वह यह है कि तुम बिल्कुल भी अहंकारी नहीं हो। भले ही तुम्हारी बहन ने तुम्हें धमकाया हो फिर भी तुम बहनचारे का पालन करती हो। इतनी कम उम्र में ऐसा शांत स्वभाव होना सच में प्रशंसनीय है। उनके बोलने के बाद शाही ट्यूटर ने तुरंत जोड़ा, महामहिम ने जो कहा वह बिल्कुल सच है।
उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में उसके चरित्र की सराहना करता हूँ। मैं तहे दिल से उसका सम्मान करता हूँ। केवल अभिमानी स्वर्ग की एक प्रतिभाशाली बेटी ही युवराज के योग्य है। वह लावण्या राठौर की ओर देखने के लिए घूमे और उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। ली बच्ची, ये बूढ़ा व्यक्ति हमेशा से मेरी हर चीज़ को औपचारिक रूप से विरासत में देने के लिए एक प्रत्यक्ष शिष्य चुनना चाहता था। दुर्भाग्य से मैं कभी किसी उपयुक्त व्यक्ति को नहीं खोज पाया। आज तुम्हारा शानदार प्रदर्शन देखने के बाद वास्तव में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो इस पद के योग्य है। शाही ट्यूटर के ये कहने के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। शाही ट्यूटर की प्रत्यक्ष शिष्या, और उनकी विरासत की उत्तराधिकारी। क्या इसका मतलब भविष्य की शाही ट्यूटर नहीं होगा? बायरू ली सच में बहुत भाग्यशाली है। शाही ट्यूटर 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे और वे हमेशा दक्षिण कौशल में सर्वोच्च सम्मानित हस्तियों में से एक थे। न केवल उनकी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी बल्कि उनकी संपत्ति भी काफ़ी आश्चर्यजनक थी। इसलिए जब उन्होंने बायरू ली को अपनी प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में लेने और यहाँ तक कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का उल्लेख किया तो इससे तुरंत एक सनसनी मच गई। शाही ट्यूटर जैसे गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना लगभग हर किसी के लिए एक सपने जैसा था। उनका उत्तराधिकारी बनना और उनकी सारी विरासत प्राप्त करना तो बस आसमान से कोई खजाना गिरने जैसा था। हालांकि यह थोड़ा अजीब और शर्मनाक था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बायरू ली ने उन्हें साबित कर दिया था कि वह प्रतियोगिता में बहुत आगे थी और हर कोई इस बात से शर्मिंदा था कि उसमें वह सब कुछ था जो शाही ट्यूटर को उसके साथ विशेष व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सके। तारांकन शाही ट्यूटर का प्रलोभन। तारांकन शाही ट्यूटर के इतना सब कहने के बाद हर किसी ने सोचा कि वह बहुत खुश होगी और तुरंत इस गुरु को स्वीकार करने के लिए फर्श पर घुटने टेक देगी। कौन जानता था कि वह बिना कुछ कहे बस उनकी ओर देखती रहेगी। उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात पर विचार कर रही है। उन्होंने थोड़ा त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? खैर, ये बूढ़ा आदमी यहाँ अपना सारा ज्ञान और कौशल तुम्हें प्रदान करने का वादा करता है। इसमें वे सभी साधना तकनीकें, मार्शल कौशल, गोलियां और हथियार शामिल हैं जिन्हें मैंने इतने वर्षों में इकट्ठा किया है। तुम मेरे बगल में खड़ी हो सकती हो और इस बूढ़े आदमी के समान प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों का आनंद ले सकती हो। हे, क्या ये सच है? वाह, शाही ट्यूटर सच में बायरू ली के प्रति बहुत उदार हैं। हे भगवान, मुझे तो उससे ईर्ष्या हो रही है। उनके चारों ओर हर तरह की प्रशंसा और आहें गूंजने लगीं। तारांकन लावण्या राठौर का बेखौफ जवाब। तारांकन फिर भी लावण्या राठौर ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। शाही ट्यूटर मुस्कुरा रहे थे और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहे थे, हालांकि उस मुस्कान के पीछे अभी भी ठंडक का अंदेशा था। किसी तरह उनका दिल थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। वह उनके इरादों को भांप तो नहीं लेगी, है ना? उसे नहीं भांपना चाहिए, है ना? चाहे कुछ भी हो, वह केवल 14 वर्ष की थी और उसने पहले कभी दक्षिण कौशल नहीं छोड़ा था। इसके अलावा बाय लियू फैंग 1 दशक से अधिक समय से लापता हैं। वह उनके दिखावे को नहीं समझ पाएगी, है ना? उन्होंने धीरे से खांसा और कहा, ली बच्ची, क्या ये तुम्हारे लिए घुटने टेकने और मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने का समय नहीं है? लावण्या राठौर के होंठ मुड़ गए और उसने उकसाने वाली नज़र से उनका उपहास करते हुए कहा, तारांकन, आपके नेक इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन आप मुझे अपनी शिष्या बनाने के बारे में भूल सकते हैं। तारांकन, क्या? उन्होंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें इतनी स्पष्ट रूप से मना कर देगी। छोटी बच्ची, तुमने मुझे अस्वीकार क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि बाय लियू फैंग ने तुम्हारे लिए कुछ मार्शल कौशल छोड़े हैं और इसीलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ है जो मूल्यवान है? मैं तुम्हें ये बता दूं, ऐसे मार्शल कौशल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्हारे जैसी छोटी लड़की महज कुछ नियमावलियों को पढ़कर समझ सके। लावण्या राठौर ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे अपने तरीके हैं। तारांकन दबाव और एक अडिग हौसला। तारांकन शाही ट्यूटर अप्रसन्न थे और उनकी मुस्कान पल भर में ही गायब हो गई। छोटी बच्ची, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें बता सकता है कि अगर तुम आज मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करती हो तो भविष्य में भले ही तुम गिड़गिड़ाओ और मुझे तुम्हें एक शिष्या के रूप में लेने के लिए रोओ, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जब वे बोले तो उन्होंने अपनी गहरी क्यूई छोड़ दी। पल भर में एक दमघोंटू दबाव तुरंत बाहर की ओर फैल गया और पूरे हॉल को घेर लिया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और जिनका साधना स्तर बहुत कम था, खासकर वे कुलीन महिलाएं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थीं, उन्होंने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। दमनकारी दबाव ने उन्हें अपने दांत पीसने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वे खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं। हालांकि लावण्या राठौर वहां पूरी तरह से अप्रभावित खड़ी रही और मानो कोई असामान्यता ही न हो। उसने शाही ट्यूटर की ओर खुशी से भरी मुस्कान के साथ देखा।
शाही ट्यूटर की भौहें तन गईं, वह उनकी गहरी क्यूई से पूरी तरह अप्रभावित कैसे रह सकती थी। लावण्या राठौर शाही ट्यूटर के सबसे करीब खड़ी थी, ठीक उनके विपरीत। दमनकारी दबाव का मुख्य प्रभाव उसी पर पड़ना चाहिए था। शाही ट्यूटर ने अपनी मुट्ठी और कस ली और उन्होंने जो गहरी क्यूई छोड़ी थी वह फिर से बढ़ा दी गई। ये देखकर कि उसकी अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उन्होंने अपने दांत पीस लिए और आसपास के वातावरण में गहरी क्यूई उंडेलना जारी रखा। जैसे जैसे उन्होंने बिना किसी परवाह के अपनी गहरी क्यूई उंडेलना शुरू किया, बिना एहसास किए वह पहले ही भारी मात्रा में क्यूई छोड़ चुके थे। हालांकि लावण्या राठौर वहां बस खड़ी रही, अधीरता को दर्शाने वाले भाव के अलावा उसकी कोई और प्रतिक्रिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्यूई बल बस उसे गुदगुदी कर रहा हो। केवल तभी जब पास में खड़ा युवराज कराहने लगा, तब जाकर उन्हें होश आया और उन्होंने सारी गहरी क्यूई वापस ले ली। अब तक कुछ कुलीन महिलाएं पहले ही जमीन पर गिर चुकी थीं और शाही डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। युवराज ने अपनी छाती को छुआ, जो अभी भी ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उस पर कोई पत्थर कुचल रहा हो, क्योंकि उसने उत्पीड़न को नियंत्रित करने और कम करने के लिए उन्मादपूर्वक अपनी गहरी क्यूई को घुमाया। अपनी आंखों के कोने से उसने राजकुमार यू को इत्मीनान से बगल में बैठे देखा। इत्मीनान से उस चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी झुलसा देने वाली नज़र बाई रुओली पर टिकी हुई थी। उन आंखों में एक अवर्णनीय कोमलता और स्नेह भी था। आप युवराज के भाव अजीब तरह से विकृत हो गए क्योंकि उसने अपनी चौड़ी आंखों से देखा। हैश तारानकन, राजकुमार यू की शांति का रहस्य तारानकन। लीमोइंग ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या बड़े भाई असहज महसूस कर रहे हैं? ये एक शांत हृदय गोली खा लें और आप कुछ ही समय में बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दूसरे भाई। जैसे ही युवराज ने वह गोली खाए, उसे एक सुखदायक लहर महसूस हुई जिसने उसकी छाती की बेचैनी को कम कर दिया। ओह, तो यही बात थी कि उसने कोई गोली खाई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ठीक था और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह कचरा बाई परिवार की तीसरी मिस की तरह था जो आसमान को पलटने और स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। निश्चित रूप से उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तारानकन, लावण्या का तीखा प्रहार तारानकन। लावण्या राठौर के होंठ एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गए। शाही ट्यूटर, तो अगर आप अपनी शिष्या प्राप्त नहीं कर सकते तो आपने जबरदस्ती करने का फैसला किया। जबरदस्ती? वे अब उसके द्वारा दिखाए गए स्वर और अनादरपूर्ण रवैये पर क्रोधित थे। उन्हें नहीं लगा था कि जब उन्होंने उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपनी गहरी क्यूई का उपयोग करने का प्रयास किया था, तब भी वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बाई रुओली, अगर तुम इसे आसान तरीके से नहीं करना चाहती तो हम इसे कठिन तरीके से करेंगे। ये बूढ़ा आदमी यहाँ सच्चा था और पूरे दिल से तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार था। ये तुम्हारी किस्मत का सितारा है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लावण्या राठौर खुद को और गहरी मुस्कान देने से नहीं रोक पाए। मैं नहीं बता सकती कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आप ऐसा कहते हैं। शाही ट्यूटर सच में जानते हैं कि कैसे बात करनी है। मुझे कहना चाहिए कि आप ही नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी देहाती हूं जो कुछ नहीं जानती? आपको लगता है कि आप मेरे गुरु बनने के योग्य हैं? तारानकन, आप योग्य नहीं हैं। तारानकन। उनका दिल उछल पड़ा क्योंकि उनकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उन्होंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि यह बाई रुओली चीज़ों के पहलुओं को इतनी अच्छी तरह से समझेगी। तारानकन, शाही ट्यूटर की छिपी मंशा का पर्दाफाश तारानकन। छठी श्रेणी की प्रतिभाएं बेहद दुर्लभ हैं और पूरे तारानकन साउथ स्काई रीजन तारानकन में भी ऐसी प्रतिभाएं केवल मुट्ठी भर हैं और उन सभी को बड़े प्रमुख संप्रदायों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित किया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है और फिर भी वह अगले स्तर तक सीमा पार करने में असमर्थ रहा है, वह वास्तव में इतनी प्रतिभाशाली शिष्या पाने के अयोग्य था। उसके पास सच में ऐसे जीनियस को पढ़ाने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य देखा था और वह उसकी अज्ञानता का फायदा उठाना चाहते थे और खुद का नाम बनाने के लिए उसकी भविष्य की भव्यता का लाभ उठाना चाहते थे। इस तरह भविष्य में उसे जो लाभ मिलेंगे वे वर्तमान से कई गुना अधिक होंगे। जब वह अपना नाम बना लेगी तो वह उनकी देखभाल करेगी। आखिरकार अपने गुरु का सम्मान करना तारानकन सोरिंग हेवन कॉन्टिनेंट तारानकन की एक परंपरा थी। कौन जानता था कि उसने ये कहाँ से सुना था। उसने उनकी उस भव्य योजना को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था जिसे वह जाहिर नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने ये तक कह दिया कि वह योग्य है। वे क्रोध से भर गए। अतीत में बाई लियू फैंग बहुत अभिमानी था और उसने भी उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया, चाहे वह नर्म रणनीति हो या सभी आक्रामक तरीके, बाई लियू फैंग ने अंततः उन्हें अपना गुरु बनाने से इनकार कर दिया था। अब जब बाई लियू फैंग आसपास नहीं है तो ये सोचना कि उनकी बेटी इस मामले में उनका अच्छी तरह से मुकाबला कर रही है,
ये देखकर कि शाही ट्यूटर के हाव भाव बद से बदतर होते जा रहे हैं, सम्राट ने जल्दी से बीच बचाव किया। ली बच्ची, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? शाही ट्यूटर तुमसे बड़े हैं और भले ही तुम उनकी शिष्या नहीं बनना चाहती तो ठीक है, इतना असभ्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट ने एक निंदापूर्ण नज़र डाली और शाही ट्यूटर से बात करने के लिए मुड़े। शाही ट्यूटर, उसने जो कहा उस पर आपको बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। वह अभी छोटी है और समझदार नहीं है। उसकी उम्र की लड़कियां युवा और तुच्छ होती हैं, लेकिन ये सामान्य भी है। उस साल क्या लियू फैंग के लिए भी ऐसा ही नहीं था? यह शाही ट्यूटर के लिए एक याद दिलाने वाला संकेत था कि बाय लियू फैंग केवल लापता हैं और अभी मरे नहीं हैं। अगर वे सच में वापस आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि शाही ट्यूटर ने उनकी बेटी के खिलाफ काम किया था। शाही ट्यूटर भी बाय लियू फैंग के क्रोध को सहन करने में असमर्थ थे। शाही ट्यूटर ने इन शब्दों को सुना और गहरी सांस लेते हुए विलाप किया, तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हम्फ, अगली बार जब तुम पछताते हुए आओगी, भले ही तुम इस बूढ़े आदमी से गिड़गिड़ाओ, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। # तारांकन लावण्या की बेरुखी और एक नई घोषणा तारांकन। लावण्या राठौर ने इस तमाशे को नज़रअंदाज कर दिया और इस बेशर्म बूढ़े आदमी के सामने चुप रही। हालांकि वे उम्र में बड़े थे, लेकिन उसके मन में उनके लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं था। सम्मान कमाया जाता है, आंख बंद करके नहीं दिया जाता। वास्तव में वह शाही ट्यूटर से भिड़ने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आखिरकार सम्राट के बगल में बैठे होने के कारण अगर शाही ट्यूटर सच में उसे चोट पहुंचाना चाहते तो यह इतना आसान नहीं होता। पीछे मुड़कर सोचे तो क्या ये कुछ ही दिन पहले की बात नहीं थी जब उसने इतने उच्च स्तर तक साधना भी नहीं की थी, तब भी उसने शाही ट्यूटर के साथ खेल नहीं किया था। हालांकि चूंकि सम्राट व्यक्तिगत रूप से सामने आए और कुछ शब्द कहे, लावण्या राठौर इसे केवल छोड़ ही सकती थी। सम्राट ने राहत की सांस ली और अगले शाही फरमान की घोषणा करने के अवसर का तुरंत लाभ उठाया। जैसा कि महारानी ने कहा था, उस वर्ष मास्टर बाई के साथ समझौता बाई परिवार की सबसे अच्छी बेटी का विवाह सबसे अच्छे राजकुमार से करने का था। अब चूंकि तीसरी मिस ने बाई परिवार की दूसरी महिला को सफलतापूर्वक चुनौती दे दी है, उसने अपनी प्रतिभा और ताकत साबित कर दी है। निष्पक्षता की खातिर आज सुबह का फरमान रद्द किया जाता है और जैन ने बाई परिवार की तीसरी मिस और युवराज का विवाह करने का फैसला किया है। # तारांकन युवराज का अहंकार और गलतफहमी तारांकन। युवराज इतना खुश था कि वह खुशी से चीखना और उछलना चाहता था। आज का सबसे खुश इंसान वही था। इतनी सारी युवा लड़कियां उसके लिए लड़ रही थीं, उसकी पत्नी के पद के लिए लड़ रही थीं, और वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। चाहे वह बाई रुओ क्यूई हो या बाई रुओली, चाहे वे कितनी भी उच्च साधना कर लें, वे दोनों उसकी पत्नी बनने के लिए एक चोटी का जोर लगा रही थीं। उसे बस यहाँ बैठकर अपने पक्ष में ऐसी शानदार प्रतिभा को स्वीकार करना था। स्वर्ग की एक गर्वित बेटी छठे स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित तारांकन ब्लेजिंग स्टार अकेडमी तारांकन में जो जीनियस लोगों से भरी थी, ये सभी प्रतिभाएं इकट्ठा होंगी। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसने लावण्या ने कभी दुनिया नहीं देखी थी, अन्यथा वह उससे शादी करने का विकल्प नहीं चुनती। # तारांकन ली मोइंग की धधकती जलन तारांकन। युवराज के बगल में राजकुमार यू के भाव चरम सीमा तक बदसूरत हो गए थे। उस सुंदर चेहरे पर अब मुस्कान का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी आड़ू जैसी आंखों में एक जानलेवा चमक थी, क्योंकि उसने अपने सामने वाले आकर्षक चेहरे को ठंडी नज़र से घूरा। इस छोटी लड़की ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? सम्राट ने युवराज और उसे शादी का आशीर्वाद देने के लिए कहा था। क्या सच में उसे युवराज में कोई रोमांटिक दिलचस्पी थी और वह उससे शादी करने के लिए तैयार थी? अगर इस छोटी लड़की ने सच में ऐसी हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से उसे बता देगा कि उसके क्रोध को भड़काने के क्या परिणाम होंगे। लावण्या राठौर को खुद पर ली मोइंग की धधकती हुई नज़र का एहसास था। # तारांकन लावण्या की अपनी साजिश तारांकन। हालांकि उसने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। तो क्या हुआ अगर उसकी सगाई अब हो गई है? क्या युवराज उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सकता था? वैसे भी वह दक्षिण कौशल में लंबे समय तक नहीं रहने वाली थी। जब वह भाग जाएगी तो उसे यहाँ कौन रोक सकता है? बेशक, हालांकि यह सगाई उसके लिए केवल एक मौखिक बकवास थी, लेकिन वह युवराज जैसे व्यक्ति के साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए इस शादी को मना करने के तरीकों के बारे में उसे अभी भी सोचना चाहिए। केवल उसके अपने विचार वह राजकुमार यू को क्यों बताए? क्या उस बदबूदार आदमी ने पूरे दिन उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई? क्या उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी? इसलिए जब सम्राट ने कहा कि उन्होंने उसे एक शादी का आशीर्वाद दिया है तो उसकी ओर से कोई खंडन नहीं हुआ। बेशक उसने सम्राट को धन्यवाद नहीं दिया, वह केवल मुस्कुराए। युवराज अपने घुटनों के बल बैठ गया और सम्राट की ओर झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान से दमक रहा था। ये बच्चा इस विवाह का आशीर्वाद देने के लिए शाही पिता को धन्यवाद देना चाहेगा।
इतनी गुणवान पत्नी पाना सच में मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपना धन्यवाद व्यक्त करने के बाद वह लावण्या राठौर की ओर मुड़ना नहीं भूला। ली एर, मैं लंबे समय से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन युवराज होने के नाते मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यही कारण था कि मैं पहले तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए सहमत हुआ था। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा और किसी उपपत्नी से विवाह नहीं करूंगा। जब युवराज ने ये कहा तो ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे लावण्या राठौर से सच में प्यार हो गया था, बल्कि इसका एक अधिक यथार्थवादी कारण था। वह मूर्ख नहीं था। तारांकन युवराज का स्वार्थ और लावण्या की समझ। तारांकन अपने साथ इतने उच्च स्तर की प्रतिभाशाली पत्नी होने के कारण, हालांकि वे अभी भी दक्षिण कौशल में थे, लेकिन जब वे तारांकन स्काई क्लाउड सिटी तारांकन के लिए निकलेंगे और एक उच्च अकादमी में प्रवेश करेंगे तो वह धीरे धीरे दुनिया को देखना शुरू कर देगी। तब उसे अपने पास रखना आसान नहीं होगा। युवराज अभी जो कर रहा था वह अवसर का लाभ उठाकर अपनी मीठी बातों से सबसे पहले उनके रिश्ते को सुधारना और स्थिर करना था। सबसे अच्छा यही था कि वह उससे तब शादी कर ले जब वह अभी भी छोटी और अज्ञानी थी, और उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहने दे, ताकि भविष्य में उसे इस बात का डर न रहे कि वह उसे छोड़कर किसी ऐसे प्रतिभाशाली जीनियस के पास चली जाएगी जिसकी प्रतिष्ठा उससे अधिक हो। बेशक लावण्या राठौर ऐसी भावनाओं वाली लड़की नहीं थी। उसके पिछले जीवन में अनगिनत जीनियस थे जो केवल उसकी एक नज़र पाने के लिए उसके सामने घुटने टेकने को तैयार थे। ली मोजुन भी अलग नहीं था। वह तो उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह आदमी क्या सोच रहा है। उसके होंठ मुने और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। हालांकि उसके दिल ने चुपके से थूका, कितना मूर्ख है तारांकन। युवराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि वह उसके इस कबूलनामे से भावुक हो गई है और उसका दिल पिघल गया है। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तारांकन ली मोइंग की जलन और एक तीखी चीख। तारांकन राजकुमार यू का चेहरा और भी अधिक काला गुस्से से होता गया और उसके शरीर के चारों ओर का दबाव लगातार भारी होता गया। बस बहुत हो गया। अंत में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। पा की आवाज़ के साथ उसकी उंगलियों के बीच फंसी चॉपस्टिक्स टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गई। उसने टूटी हुई चॉपस्टिक्स को ज़मीन पर फेंक दिया और वह अपनी छोटी लोमड़ी पर अपना अधिकार जताने ही वाला था। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दावत हॉल में एक तीखी चीख गूंज उठी। ये चीख इतनी तेज थी कि ली मोइंग भी चौंक गया और अपने शब्द वापस निगल गया। हर कोई चीख के स्रोत की ओर मुड़ा और देखा कि खून से लथपथ बाई रुओक्यूई खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी और लंगड़ाते हुए हॉल के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। सम्राट, महारानी, आप बाई रुओली को युवराज की पत्नी नहीं बनने दे सकते। वह मुझे होना चाहिए, वह मुझे होना चाहिए। सब कुछ फरमान से तय किया गया था। तारांकन एक भयानक चेहरा और खौफनाक हमला। तारांकन बाई रुओक्यूई जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उसने युवराज के चोगे का किनारा भी पकड़ लिया। महामहिम, आपने एक बार कहा था कि आप केवल क्यूई एर को पसंद करते हैं। आपने ये भी वादा किया था कि क्यूई एर आपकी पत्नी बनेगी। क्या आप भूल गए? आप उस छोटी चुड़ैल में दिलचस्पी कैसे ले सकते हैं? युवराज ने अपनी नज़रें नीचे की और बाई रुओक्यूई का चेहरा देखा जो खून और आंसुओं से सना हुआ था। उसका चेहरा अब विरूपित हो गया था और वह बेहद भयानक लग रही थी। वह छोटी सी सुंदरी कहाँ गई जिसकी उसे आदत थी? वह अब एक भूत जैसी लग रही थी। युवराज अपनी घृणा को नहीं छिपा सका और उसने बाई रुओक्यूई को दूर फेंकने की कोशिश करते हुए अपनी आस्तीन पीछे खींच ली। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। हालांकि बाई रुओक्यूई ने उसे मौत की जकड़ के साथ पकड़ रखा था और उसे नहीं छोड़ा। महामहिम, आपने स्पष्ट रूप से वादा किया था, आप अपना दिल कैसे बदल सकते हैं? ये फरमान भी महामहिम द्वारा निर्धारित किया गया था। ये शब्द कहने के बाद उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक कौंध गई क्योंकि उसने उसके बगल में खड़ी आकृति को नफरत से घूरा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे आग उगल सकती हों। वह अचानक आगे की ओर झपटी और लावण्या राठौर के चेहरे को निशाना बनाते हुए बेरहमी से खरोंच मारने की कोशिश की। तारांकन, बाई रुओली, तुम कुलटा, तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा चेहरा भी बर्बाद कर दूंगी। तारांकन। लावण्या राठौर ने पागल हो चुकी बाई रुओक्यूई को देखा जो किसी विक्षिप्त की तरह चीख रही थी। अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। दूसरी बहन, बेहतर होगा कि आप ऐसा करना बंद कर दें। आपको पता है ना कि हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। अपना ये झूठा दिखावा बंद करो। अभी भी अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। ये सब तुम्हारे कारण है कि मैं इस हालत में हूँ। ये सब तुम्हारे कारण है। कुलटा, मुझे दक्षिण कौशल की नंबर 1 प्रतिभाशाली सुंदरी माना जाता है। मैं ही युवराज की असली पत्नी हूँ। तुम्हें यह मुझसे क्यों छीनना है? तारांकन एक अदृश्य प्रहार और बेशर्म रक्षक। तारांकन अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद बाई रुओक्यूई अब तक ऊपर उठ चुकी थी।
उसके पास जो कुछ भी था वह बाई रुओली द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। आज उसका नाम धूल की तरह जमीन पर मिल गया था और उसकी प्रतिष्ठा रसातल में चली गई थी, यहाँ तक कि युवराज का भी दिल बदल गया था। वह चेहरा जिस पर उसे इतना गर्व था, वह भी उस घृणित बाई रुओली द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसे अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह बाई रुओली को भी अपने साथ नीचे घसीटे और उसे हर किसी के सामने शर्मिंदा करे। लेकिन जाहिर है, लावण्या राठौर उसे ऐसा मौका कैसे दे सकती थी। उसने बस एक कदम पीछे लिया और किसी के ध्यान दिए बिना उसने चतुराई से अपनी उंगलियों को झटका दिया और अपनी क्यूई की एक धारा से बाई रुओ क्यूई के पैरों पर निशाना साधा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। वह एक जोरदार बैम के साथ जमीन पर गिर पड़ी। बस, बाई रुओ क्यूई, तुम पागल हो गई हो, युवराज चिल्लाए और वे लावण्या राठौर के सामने एक सुरक्षात्मक मुद्रा में तेजी से आगे आ गए। तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी करने का जरा सा भी विचार नहीं करता। मैं अंधा हो गया था और तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी ली एर एक सच्ची महिला है जिसका दिल बहुत अच्छा है। # तारांकन तारांकन, सुंदरी को बचाने वाला नायक और दर्शकों का फैसला तारांकन। उसे डांटते हुए उसने एक रक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखा और धार्मिकता के साथ बाई रुओली को अपने पीछे ढालने के लिए अपने हाथ फैलाए। वह अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। सुंदरी को बचाने वाले नायक की रणनीति का उपयोग करते हुए यह एक पक्की जीत थी। वह सकारात्मक था कि लड़की का दिल पिघल गया होगा और यहाँ तक कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए होंगे। खैर, वह आंसुओं के बारे में सही था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पिघल गई थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी हंसी रोक रही थी। सच कहा जाए तो उसे सच में लगा कि युवराज और बाई रुओ क्यूई एक आदर्श जोड़ी थे। ऐसे बेशर्म, नासमझ और बेवकूफ़ जोड़े का मिलना सच में बहुत मुश्किल था। युवराज के शब्दों को सुनकर बाई रुओ क्यूई एक बार फिर बेहोश होने की हद तक क्रोधित हो गई। दावत हॉल एक बार फिर उथल पुथल की स्थिति में था। हे भगवान, बाई रुओ क्यूई सच में अपना आपा खो चुकी होगी। उसने सम्राट के सामने अपनी चचेरी बहन पर हमला करने की हिम्मत की। वह निश्चित रूप से पागल हो गई है। उसने अपना सारा विवेक खो दिया होगा जब वह, एक प्रथम श्रेणी की जीनियस, वास्तव में एक जाने माने कचरे के हाथों हार गई। इसके अलावा उसने युवराज की पत्नी का पद भी खो दिया। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी पागल हो जाती। ये पहले से ही इतनी अजीब स्थिति है। यहाँ से चुपके से भागने का मौका लेने के बजाय वह वास्तव में वापस उसी में कूद पड़ी। क्या ये और भी बुरा नहीं है? खैर, वह इसी लायक है। उसे इतना अभिमानी और अहंकारी होने के लिए किसने कहा था? वह एक मनोरोगी है जिसे अपनी छोटी चचेरी बहन को धमकाने में मजा आता है। ये सब उसके कर्मों का फल है। # तारांकन, बाई रुओ क्यूई का आखिरी और खौफनाक दांव तारांकन। भीड़ की फुसफुसाहट और बाई रुओ क्यूई के लिए विभिन्न गालियों को सुनकर लावण्या राठौर ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। वह जो चाहती थी वह उसने पूरा कर लिया था और इस मामले को और आगे खींचने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक जब वह वहां से खिसकने का बहाना खोजने वाली थी, बाई रुओ क्यूई ने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ उसे जानलेवा नजर से घूरा। लावण्या राठौर एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसकी कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाई रुओ क्यूई मुड़ी और उसने सम्राट के सामने जमीन पर अपना सिर टेका। महामहिम, महारानी, क्यूई एर तीसरी बहन से हार गई है और उसने युवराज की पत्नी के रूप में अपना पद खो दिया है। हालांकि बाई रुओ ली को युवराज की पत्नी बनने का कोई अधिकार नहीं है। वह रुकी और उसने अपने दांत पीस लिए। तारांकन तारांकन, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई रुओ ली ने शादी से पहले ही अपनी पवित्रता खो दी है। 1 महीने पहले उसे एक आदमी के साथ बिस्तर पर रंगोलियां मनाते हुए पकड़ा गया था। बहुत से लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। वह शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन उसके जैसी कलंकित महिला युवराज की पत्नी बनने के योग्य नहीं है। तारांकन तारांकन, क्या ऐसी भी कोई बात थी? ये फिर से बाई रुओ क्यूई का एक और आरोप होना चाहिए। बाई रुओ ली किसी आदमी के साथ रंगोलियां मना रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहना मुश्किल है। मैंने भी यह अफवाह सुनी है। इसे बहुत ही ज्वलंत तरीके से बताया गया था। लेकिन वह 6ठी श्रेणी की प्रतिभा है। वह किसी साधारण आदमी को अहमियत कैसे दे सकती है? बाई रुओ क्यूई की घोषणा ने एक बार फिर कोलाहल की लहर ला दी थी। जब सम्राट ने उसे इस तरह से काम करते देखा तो वे अप्रसन्न हुए और बोले, क्यूई बच्ची, जेन जानता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, लेकिन उसे एक उच्च श्रेणी की गोली से ठीक किया जा सकता है। एक बार जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक उचित और भव्य विवाह का फरमान जारी करूंगा। बस अपनी तीसरी बहन के साथ अपनी दुश्मनी छोड़ दो। अब इन बातों को जाने देने का समय आ गया है। # तारांकन, एक रहस्यमय आदमी और हरी टोपी का डर तारांकन। बाई रुओ क्यूई ने उत्तर दिया, महामहिम, ऐसा नहीं है कि क्यूई एर इसे जाने नहीं देना चाहती।
लेकिन बात बस इतनी है कि मैं महामहिम युवराज को उसके द्वारा धोखा खाते हुए नहीं देख सकती। मेरी तीसरी बहन बाई रुओ ली एक चरित्रहीन लड़की है। न केवल वह एक आदमी के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ी गई थी, बल्कि ठीक 10 दिन पहले उसने एक रहस्यमय आदमी के साथ नीलामी में भी प्रवेश किया था, यहाँ तक कि महामहिम युवराज भी इसके गवाह हैं। युवराज वास्तव में उस घटना को लगभग पूरी तरह से भूल ही गया था जब तक कि बाई रुओ क्यूई ने इसे फिर से नहीं उठाया। जब उसे इसकी याद दिलाई गई तो उसका दिल लगभग बाहर ही आ गया। ये सच है, उस समय वह लड़की एक रहस्यमय आदमी के साथ थी जिसका साधना स्तर भयानक था। इसके अलावा वे काफी करीब लग रहे थे। वे दोनों इतने लंबे समय तक एक साथ अंदर थे। क्या सच में उन दोनों के बीच एक पुरुष और महिला का रिश्ता था? हालांकि उसकी पत्नी की ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसके तौर तरीकों को काफी हद तक नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि अगर कोई महिला चरित्रहीन है और वह अपने पति को तारांकन हरी टोपी तारांकन धोखा पहनाती है, तो ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्य के युवराज के रूप में उनके रुतबे की तो बात ही छोड़िए। युवराज का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तारांकन गवाह की मांग और शाही परिवार की उलझन। तारांकन बाई रुओ क्यूई जानती थी कि उसने जो कहा उसका असर हुआ है, इसलिए उसने उपहास किया और बोलना जारी रखा। महामहिम क्यूई एर ने निश्चित रूप से झूठ नहीं बोला, मेरे पास एक गवाह है। पिछली बार जब मेरी बहन एक आदमी के साथ रंगलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी तो हमने उस आदमी को हिरासत में ले लिया था। मैंने पहले ही लोगों को उस आदमी को महल में लाने का आदेश दे दिया है। महामहिम कृपया उस आदमी को गवाही देने के लिए महल में प्रवेश करने की अनुमति दें। गवाह? तुम गवाह भी ले आए हो? क्या ये सच है कि ऐसी कोई बात थी? सम्राट और महारानी ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसा कठोर मोड़ ले लेंगी। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति थी, इस बात पर विचार करते हुए कि बाई रुओ ली की अभी उम्र ही क्या थी। इस साल केवल 14 वर्ष की होने के कारण किसी आदमी के साथ रंगलियां मनाने जैसी बात उनके दिमाग में कभी नहीं आई थी। वह अभी बड़ी भी नहीं हुई थी, इतनी कम उम्र में ऐसा काम करना बहुत ही असंभव था। बाई रुओ क्यूई का उससे ईर्ष्या करना और अफवाहें बुनना ज्यादा सच लग रहा था। हालांकि यह मामला अभी भी शाही परिवार के सम्मान से जुड़ा था। तारांकन लावण्या की चेतावनी और शाही ट्यूटर का हस्तक्षेप। तारांकन लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरी बहन, ये हंगामा अब बहुत हो गया। क्या आज अपना इतना मजाक उड़वाने से आपका मन नहीं भरा? अब बात यहाँ तक आ गई है कि आप मुझे बदनाम करने के लिए एक मजाक बना रही हैं। बदनाम? बाई रुओ क्यूई ने उपहास के साथ पलटवार किया। तुम गवाह को देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही हो और यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध नहीं है तो क्या तुम उसका सामना करने की हिम्मत करोगी? लावण्या राठौर ने उसे थोड़ी सहानुभूति के साथ देखा और अपना स्वर नर्म किया। दूसरी बहन, हंगामा करना बंद करो। क्या आज हमने अपने परिवार के लिए काफ़ी इज्जत नहीं खो दी है? क्या आप बाई परिवार की पूरी प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहती हैं? लावण्या राठौर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मजाक को देख रही हो और इससे बाई रुओ क्यूई बहुत क्रोधित हो गई। इसी क्षण शाही ट्यूटर बोल पड़े, जहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि बाई परिवार की दूसरी मिस ने जो उल्लेख किया है वह उचित लगता है। चूंकि ऐसी नीच अफवाहें चल रही हैं और इसका एक गवाह भी मौजूद है, तो हम लोगों को अंदर बुलाकर इसकी गहन जांच क्यों नहीं करते? अगर बाई परिवार की तीसरी मिस ने वास्तव में वो चीज़ें नहीं की हैं, तो हम चीज़ों को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर देंगे। अन्यथा अगर उन्हें अस्पष्ट छोड़ दिया गया तो कौन जानता है कि लोगों में क्या अफवाहें फैलेंगी। शाही ट्यूटर को अभी अभी बाई रुओ ली ने कठोरता से अस्वीकार कर दिया था और उसने उन्हें बहुत ही अजीब स्थिति में छोड़ दिया था। वे पहले ही गुस्से से लबालब भरे हुए थे और अब उनके सामने ऐसा मौका आ गया था। वे जवाबी कार्रवाई करने के लिए इसका उपयोग करने का और इंतजार नहीं कर सकते थे। अब ऐसे अवसर के साथ वह उस लड़की को उसके ऊंचे मुकाम से नीचे खींचने के लिए बाई रुओ क्यूई के मंच का उपयोग कर सकते हैं। सम्राट को शाही ट्यूटर का कुछ मान रखना था और उन्हें भविष्य की युवराज की पत्नी का नाम भी साफ करना था। अगर इसे अभी ठीक से नहीं संभाला गया तो भविष्य में कोई अनदेखी परिस्थिति पैदा होने पर चीज़ें और भी उलझ जाएंगी। इसलिए सम्राट भी शाही ट्यूटर के सुझाव से सहमत हुए और उस गवाह को पूछताछ करने के लिए महल में बुलाया। ली बच्ची, शाही परिवार को तुम पर संदेह नहीं है। हालांकि चूंकि किसी ने ऐसी बात का उल्लेख किया है और सभी कुलीन भी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए तुम्हारे खिलाफ लगे सभी आरोपों को साफ करना आवश्यक है। ये तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है और चूंकि तुम दोषी नहीं हो, हम चीज़ों को साफ करेंगे और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो कोई भी तुम्हें फंसाने और बदनाम करने की हिम्मत करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। महारानी ने गंभीर स्वर में कहा। महारानी को चिंता थी कि बाई रुओ ली नाखुश थी, इसलिए उन्होंने उसे शांत करने के लिए कुछ और शब्द जोड़े। लावण्या राठौर का अपना कीमती समय यहाँ और बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था।
उस दुष्ट बाई रुओ क्यूई ने अप्रत्याशित रूप से उस पर गंदे पानी की एक बाल्टी झूठे और गंदे आरोप डाल दी थी। उसका दिल ठंडा हो गया था और उसने अपनी आंखों में एक ठिठुरन के साथ बाई रुओ क्यूई को देखा। अब ये दूसरी बहन क्या करने वाली है? तारांकन गवाह की पेशी और सबका अविश्वास तारांकन। कुछ क्षण बाद एक तारांकन गोल्डन स्केल्ड गार्ड तारांकन एक आदमी को एस्कॉर्ट करता हुआ आगे लाया। जैसे ही वह आदमी हॉल में दाखिल हुआ, हर किसी की आंखें लगभग फटी की फटी रह गईं। क्यूई बच्ची, तुम कह रही हो कि यह आदमी वही था जो ली बच्ची के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था? सम्राट काफी देर तक अपने सामने के नज़ारे को अवाक होकर देखते रहे, तब जाकर वे खुद को संभाल पाए। खांसते हुए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं कोई गलतफहमी हुई है, महारानी ने कांपती हुई आवाज में कहा। यहाँ तक कि कुलीनों की सभी बेटियां जो मूल रूप से एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रही थीं, वे भी हैरान रह गईं। इस क्षण उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी कि ऐसा कुछ हो रहा था। उनके सामने खड़ा आदमी सच में बहुत बदसूरत था। उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा था, उसके पैर असमान थे और उसका मुंह भी एक तरफ लटक रहा था। इसके अलावा वह बिना किसी साधना वाला एक साधारण इंसान था। क्या ही प्रभाव था! बाइरुओली के साधना स्तर के साथ ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए किस स्तर की दिमागी क्षति की आवश्यकता होगी। तारांकन बाइरुओ क्यूई की चाल और उसका उल्टा असर तारांकन। बाइरुओ क्यूई ने हर किसी की प्रतिक्रिया देखी और महसूस किया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। करीब 1 महीने पहले जब उसने अपनी तीसरी बहन को फंसाने के इरादे से नशीला पदार्थ दिया था, तो उसने जानबूझकर एक ऐसा आदमी ढूंढा था जो चरम सीमा तक बदसूरत हो। वह चाहती थी कि वह उल्टा आक्रोश और शर्म महसूस करे ताकि वह जाकर फांसी लगा ले। अगर वह उसके लिए राजकुमार यू जैसा कोई सुंदर आदमी ढूंढती, तो क्या यह उसके लिए बहुत बड़ा सौदा नहीं होता? आज उसने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी और उस बदसूरत आदमी को महल के बाहर इंतजार करने की व्यवस्था की थी। उस समय बाइरुओ क्यूई ने दावत में बाइरुओली को नशीला पदार्थ देने की योजना बनाई थी ताकि ऐसा लगे कि बाइरुओली का गर्भपात हो गया है। महारानी का संदेह खींचने के बाद वह उसे एक गवाह के रूप में अंदर लाती और इसे बाइरुओली रसातल में धकेल दी जाती। हालांकि उसने जो योजना बनाई थी वह कभी नहीं हुई और इसके बजाय उस घृणित कुल्टा ने उसके खिलाफ साजिश रची, इसलिए गवाह को कभी सामने आने का मौका ही नहीं मिला। अब तक आखिरकार उसे अंदर लाने का मौका मिल ही गया। हालांकि स्थिति एक बार फिर बदल गई थी। किसने सोचा होगा कि एक जाने माने कचरे से वह अचानक एक जीनियस में बदल गई? तो कौन कभी विश्वास करेगा कि उसे कभी ऐसे बदसूरत आदमी में दिलचस्पी होगी? बाइरुओ क्यूई की मूल जानलेवा चाल को अब पूरी तरह से विपरीत परिणाम मिल रहा था। बाइरुओ क्यूई की आंतें अब तक हरी हो चुकी थीं और उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इस भूमिका को निभाने के लिए किसी गंजे आदमी को क्यों नहीं ढूंढा। अब सब कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर कि सम्राट और महारानी दोनों के माथे पर गहरी त्योरियां चढ़ी हुई थीं और वे जरा भी आश्वस्त नहीं दिख रहे थे, वह केवल अपनी बात पर जोर दे सकती थी और अपनी साजिश के बीच अपने दांत पीस सकती थी। महामहिम, कृपया जान लें कि भले ही यह आदमी बदसूरत है, लेकिन यह वही आदमी है जो मेरी तीसरी बहन के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था। ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। क्या ये सच है? बेहतर होगा कि तुम अपनी बहन को बदनाम करने के लिए अपना मुंह न खोलो, वरना हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। महारानी स्पष्ट रूप से इस अविश्वसनीय कहानी के झांसे में नहीं आई और उन्होंने बाइरुओ क्यूई को संदेह की दृष्टि से देखा। बाइरुओ क्यूई ने अपना सिर घुमाकर बाइरुओली को देखा और जोर से बोली, बाइरुओली, वांग परिवार के दूसरे मास्टर को देखने के बाद भी तुम वहां कैसे खड़ी हो सकती हो और इतनी मासूम होने का नाटक कैसे कर सकती हो? मुझे मत बताना कि तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी वाला वह दिन भूल गई हो। तुम मेरे प्रांगण के पीछे उस आदमी को नग्न अवस्था में गले लगाते हुए पकड़ी गई थी। तुमने क्या किया, ये तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता होगा। तारांकन दर्शकों का कोलाहल और लावण्या का नाटक तारांकन। वाह, नग्न और एक साथ गले मिलना, क्या ये सच है? कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीसरी मिस का स्वाद इतना भारी है। हालांकि बाइरुओ क्यूई जिस तरह से यह कह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सच हो। ये गपशप वास्तव में बहुत रसदार थी और सभी युवा महिलाएं बड़े उत्साह के साथ इसके बारे में विस्मय कर रही थीं। लावण्या राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, दूसरी बहन, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या ना, नग्न और फिर भी एक साथ गले मिलना। आप ऐसे शर्मनाक शब्द कैसे बोल सकती हैं? ओह, चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी चचेरी बहन हूँ। भले ही मैंने आपको हरा दिया हो और आप अब युवराज की पत्नी नहीं हैं, फिर भी आप मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? उसने अपना निचला होंठ काटा और बेहद व्यथित दिखी। मूल रूप से किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ था कि बाइरुओली ऐसे आदमी के साथ उलझेगी और बाइरुओ क्यूई की विश्वसनीयता पर भी कुछ सवाल थे।
वह इतने समय से एक बुरी तरह हारने वाली रही थी, जो युवराज की पत्नी के खिताब के नुकसान को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। भले ही बाई रुओ ली कुछ भी न कहे, बहुत से लोग बाई रुओ क्यूई पर विश्वास नहीं करेंगे और सोचेंगे कि वह बस उसे बदनाम कर रही है और उसे फंसाना चाहती है। तारांकन महारानी का क्रोध और एक हताश विनती। तारांकन महारानी को उसके लिए अफसोस हुआ और उन्होंने तुरंत कहा, बस करो। बाई रुओ क्यूई, तुमने आज सुबह अपनी चचेरी बहन को फंसाया था और सफल नहीं हुई। अब तुम फिर से ऐसी चाल का सहारा ले रही हो। एक लड़की का दिल इतना शातिर कैसे हो सकता है? तुम्हारा बाई परिवार सच में मुझे निशब्द कर देता है। शाही परिवार दावत में तुम्हारा स्वागत नहीं करता है। आओ, कृपया बाई परिवार की दूसरी मिस को तुरंत महल छोड़ने के लिए एस्कॉर्ट करो। उसे महारानी द्वारा महल से बाहर निकाला जा रहा था। वह अब कुलीन हलकों में घुल मिल नहीं सकती थी। उसने तुरंत तारांकन गोल्डन स्केल्ड गार्ड तारांकन से खुद को छुड़ा लिया और विनती करने के लिए चिंता से जमीन पर घुटने टेक दिए। वह जोर से चिल्लाई, महारानी क्यूई एर ने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। आप वांग के दूसरे मास्टर की गवाही मांग सकती हैं। आप ये भी जांच सकती हैं कि क्या तारांकन कौमार्य का निशान तारांकन अभी भी वहां है। उसने इतना शर्मनाक काम किया है। उस रात उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करके आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। वह भाग्यशाली थी कि उसे समय रहते बचा लिया गया। बाई रुओ क्यूई की आवाज़ इतनी आश्वस्त करने वाली लग रही थी कि महारानी थोड़ी हैरान रह गईं। वे बाई रुओ ली की ओर मुड़ी और पूछा, ली एक तुम्हें क्या कहना है? तारांकन अतीत की एक धुंधली याद। तारांकन लावण्या राठौर ने उस कथित आदमी को घूरा जिसके साथ उसे उलझा हुआ माना जा रहा था। वह काफ़ी देर तक गहरे विचारों में डूबी रही और आखिरकार उसे याद आ गया। उसके इस दुनिया में आने से पहले मूल बाई रुओ ली को बाई रुओ क्यूई द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसने उसे अपवित्र करने के लिए ऐसे बदसूरत आदमी को खोजने में बहुत प्रयास किए थे। हालांकि बाई रुओ ली की शारीरिक बनावट सच में किसी कचरे जैसी नहीं थी, इसलिए उस नशीली दवा का उस पर सीमित प्रभाव ही पड़ा था। इसलिए जब वह बदसूरत आदमी कमरे में घुसा तो वह पहले ही जाग चुकी थी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह कहाँ है, उसने इतने बदसूरत आदमी को इतने करीब से देखा और उसे अपने गले में मतली की एक लहर महसूस हुई और उसने सीधे उसके चेहरे पर उल्टी कर दी। स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर उल्टी होने के बाद मास्टर वांग के दिमाग में चल रहे सभी कामुक विचार दूर हो गए थे। अब बस उस कमबख्त लड़की को जान से मारने का भारी इरादा ही बचा था। जबकि एक भाग रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था, बाई रुओ क्यूई किसी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अंदर ले आए। दूसरे मास्टर वांग ने तब बाई रुओ ली को पकड़ लिया था और उसका गला घोंटने के इरादे से उसकी गर्दन दबोच ली थी। हालांकि बाहरी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे कुछ और ही कर रहे थे। वास्तव में उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तारांकन सच्चाई और बाई रुओ क्यूई की गलतफहमी। तारांकन जहां तक इस बात का सवाल है कि बाई रुओ क्यूई ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि उसने अपनी पवित्रता खो दी है, ये बिना ज्यादा सोचे आसानी से समझा जा सकता था। स्पष्ट रूप से दूसरे मास्टर वांग ने अपना काम पूरा नहीं किया था और उसे डर था कि उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट दी कि वह सफल हो गया है। मामले की अंदरूनी बातों को स्पष्ट रूप से समझने के साथ लावण्या राठौर जरा भी घबराई नहीं। वह महारानी की ओर मुड़ी और मासूमियत से बोली, महामहिम, मैं सच में इस आदमी को नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता कि दूसरी बहन मुझे क्यों फंसाना चाहती है। उसने यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि मेरी पवित्रता खो गई है। उसने ये सुना भी कहाँ से? ये बेतुका है। यदि बाई रुओ क्यूई को दूसरे मास्टर वांग पर विश्वास था तो उसे सच में यही लगेगा कि बाई रुओ ली इससे बाहर निकलने के सभी तरीके अपना रही थी। बस अपने बहाने बनाते रहो, देखते हैं कि तुम्हारा आदमी क्या कहता है। उसने उपहास किया और दूसरे मास्टर वांग की ओर एक नज़र डाली, जिससे उसे जल्दी बोलने का संकेत मिला। तारांकन गवाह की लाचारी और डर। तारांकन दूसरा मास्टर वांग जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। पहले तो वह केवल अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए 1000 चांदी के टैल वापस पाना चाहता था। ऐसी प्रतिष्ठित मिस जैसी सुंदरी की पहली रात पाने के लिए वह जल्दी ही सहमत हो गया था। हालांकि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी, लेकिन पैसे पाने के लिए उसने बाई रुओ क्यूई से झूठ बोल दिया। कौन जानता था कि यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा और बाई रुओ क्यूई ने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी और उसे धमकाया, जिससे उसे गवाही देने के लिए महल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे सच में अपने दिल की गहराइयों से पछतावा हो रहा था। वह वास्तव में चाहती थी कि वह सम्राट और महारानी से झूठ बोले। अगर उसकी पोल खुल गई तो वह अपनी छोटी सी जान कैसे बचा पाएगा? भले ही उसकी पोल न खुले, फिर भी उसे एक व्यभिचारी के रूप में लेबल किया जाएगा। कोई भी इसका परिणाम आसानी से समझ सकता है। हालांकि अगर उसने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी तो उसका पूरा परिवार, युवा और बूढ़े, जिसमें उसकी 80 वर्षीय माँ भी शामिल थी, बाई रुओ क्यूई के हाथों में थे।
अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा उसे बताया गया था तो उसका पूरा परिवार उसके साथ कब्र में जाएगा। दूसरा मास्टर वांग कांप रहा था। उसने कुछ पलों के बाद ही बोलना शुरू किया। महामहिम। इस छोटे व्यक्ति और मिस बाई तीसरी मिस ने वास्तव में एक साथ पल बिताए थे। उस समय तीसरी मिस ने अपनी इच्छा से ये किया था। मेरे पास सबूत है। # तारांकन सबूत का दावा और लावण्या का पलटवार तारांकन। सबूत? क्या सबूत? दूसरे मास्टर वांग ने कहा। तीसरी मिस की कमर के पीछे एक गहरा लाल जन्म चिन्ह है। उसकी छाती के नीचे एक छोटा सा तिल भी है। ये सब जब हम एक साथ थे। जैसे ही उसने ये कहा हर कोई शून्यता से लावण्या राठौर की ओर देखने लगा। एक एक करके उन्होंने उसे देखा, उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, ये कामना करते हुए कि काश वे उन कपड़ों के आर पार देख पाते, ये जानने के लिए कि उस आदमी ने जो कहा वह सच था या नहीं। यहाँ तक कि महारानी ने भी हैरान होकर उसकी ओर देखा। ली बच्ची, क्या सच में तुम्हारे पास जन्म चिन्ह और तिल है? लावण्या राठौर ने अपने कंधे उचकाए और उदासीनता से उत्तर दिया। तारांकन, क्या हुआ अगर है? क्या हुआ अगर नहीं है? ये व्यक्ति यहाँ बाई रुओ क्यूई द्वारा लाया गया है। वह मेरी चचेरी बहन है और जब हम बच्चे थे तो मेरे जन्म चिन्ह को देखना सामान्य है। वह जो जानती है उसे इस व्यक्ति को बताकर ये गवाही विश्वसनीय कैसे हो सकती है? तारांकन।